हेलो वेलकम बैक। तो ये सेकंड वीडियो है चैप्टर 2 की इंट्रोडक्शन टू जावा। अब अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो या फिर क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो आपका चैप्टर 2 सेम होगा, इंट्रोडक्शन टू जावा होगा। तो इसलिए क्लास 9th के स्टूडेंट भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्लास 10 के स्टूडेंट भी ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप 11th 12th या कॉलेज के स्टूडेंट हो या कोई भी हो जिसे जावा सीखनी है तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कंपाइलेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो उस प्रोसेस से रिलेटेड होती हैं उनको हम समझेंगे। तो जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो ये सब पॉइंट्स हैं। ये मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखे हैं, लेकिन ये वीडियो के एंड तक आपको ये सब पता चल जाएंगे कि ये क्या होते हैं और एक बारी में आपको समझ में भी आ जाएंगे। तो हम देखेंगे जावा का कंपाइलेशन प्रोसेस, जावा सोर्स कोड, बाइट कोड या फिर इंटरमीडिएट कोड क्या होता है, JVM, JRE, JDK, JIT, इनकी फुल फॉर्म समझेंगे, इनका यूज़ समझेंगे, इनका यूज़ क्या है, मशीन कोड, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये सब क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं जावा का कंपाइलेशन प्रोसेस। लेकिन उसको देखने से पहले दो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो दो हैं, पहले इनको समझ लेते हैं, फिर वो समझ में आपको आसानी से आएगा। कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर का काम क्या होता है, ये हाई लेवल कोड को लेता है और आउटपुट में हमें मशीन कोड दे देगा। मशीन कोड, अब ये मशीन कोड क्या हुआ, ये जैसे 0101 इसके कॉम्बिनेशन इस टाइप से होता है मशीन कोड, बस 01 की फॉर्म में होगा, ठीक है ना। क्योंकि क्यों देता है मशीन कोड, क्योंकि हमें पता है जैसे भाई हमें प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम जो भी चलाएगा वो कौन CPU चलाता है ना, CPU ये होता है, ठीक है। CPU ये नहीं होता, ये जो काला डब्बा दिख रहा है इसको बोलते हैं CPU का कैबिनेट, ठीक है। तो अंतर पता होना चाहिए, कई बच्चे CPU के कैबिनेट को CPU समझते हैं। तो जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, हाई लेवल कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। तो हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हाई लेवल कोड CPU के समझ में नहीं आता, ठीक है। हाई लेवल कोड का लेवल CPU के लिए बहुत हाई है, तभी उसे हम हाई लेवल कोड बोलते हैं। तो हमें उसका लेवल गिराना पड़ेगा, उसका लेवल हमें CPU के लेवल तक लाना पड़ेगा। तो इसलिए कंपाइलर क्या करता है, इस हाई लेवल कोड को लो लेवल में कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, ताकि ये CPU के आसानी से समझ में आ जाए, तभी CPU इसको चला पाएगा, तभी इसको एग्जीक्यूट कर पाएगा। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर भी हाई लेवल कोड को क्या करता है, मशीन कोड में चेंज करेगा, मशीन कोड बनाएगा, ठीक है। अच्छा याद रखना, हाई लेवल कोड को कभी कभी सोर्स कोड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे सोर्स कोड बोलते हैं। सोर्स कोड का मतलब कुछ और नहीं, वो प्रोग्राम होता है जो आपने टाइप करा है, तो उसको हम सोर्स कोड भी बोलते हैं, ठीक है। तो हाई लेवल कोड बोलो, सोर्स कोड बोलो, एक ही बात है। तो हाई लेवल कोड को क्या करता है इंटरप्रेटर, इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। तो अगर ये भी वही काम कर रहा है, ये भी वही काम कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस दोनों में ये है, जो कंपाइलर होता है, तो मैंने जैसे कोई प्रोग्राम लिखा, मैंने ये प्रोग्राम लिखा, अब मैं इसको करवाना चाहता हूँ कंपाइल, मतलब इसको मशीन कोड में चेंज कराना चाहता हूँ, तो ये क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम को एक ही बारी में मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, एक ही बारी में। जबकि इंटरप्रेटर अगर ये प्रोग्राम मेरे को इंटरप्रेटर के थ्रू मशीन कोड में कन्वर्ट करवाना पड़ता तो ये लाइन बाय लाइन इस कोड को एग्जीक्यूट करता, लाइन बाय लाइन करता। ये अंतर है। कंपाइलर एक ही बारी में जो प्रोग्राम है हमारा उसको कंपाइल कर देता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन क्या एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में। तो जब खुद सोचो, अब कोई लाइन बाय लाइन काम करेगा, एक लाइन को उठाएगा फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा, तो वो स्लो होगा, जबकि ये पूरा एक बारी में प्रोग्राम को कर देता है कंपाइल, तो ये फास्ट होगा। तो वही है, तो इंटरप्रेटर स्लो होता है और कंपाइलर क्या होता है, फास्ट होता है। और अब देखो कई लैंग्वेज ऐसी जो कंपाइलर का यूज़ करती हैं और कई लैंग्वेज ऐसी जो इंटरप्रेटर का यूज़ करती हैं। मतलब काम तो दोनों का सेम है, लेकिन कुछ किसी के एडवांटेज कुछ हैं, किसी के कुछ डिसएडवांटेज हैं। जैसे ये फास्ट होता है, ये थोड़ा स्लो होता है। अब इंटरप्रेटर में एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जैसे कोई मेरा इंटरप्रेटर वाली लैंग्वेज है, जैसे पाइथन है, तो मैंने कोड लिखा है। अब मान लो इस वाली लाइन में एरर है, ये वाली लाइन ऐसी है कि इसमें कुछ एरर आएगा, और तो ये वाली लैंग्वेज लेकिन इंटरप्रेटर का यूज़ करती है। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हुए चलता है, ऊपर से नीचे को सीक्वेंस में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो इसको वो एग्जीक्यूट कर देगा, इसको वो एग्जीक्यूट कर देगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा, और यहाँ पर एरर आएगा तो यहाँ पर एरर डिस्प्ले कर देगा। मतलब ऊपर की 3 लाइन मेरी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, मतलब मैंने मान लो यहाँ पर कुछ प्रिंट कराया या कुछ भी कराया तो वो चल जाएगा, उसका आउटपुट मुझे दिख जाएगा। लेकिन अगर ये वाली लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल मान लो ये जावा है, तो जावा में क्या होगा, अगर यहाँ पर एरर है तो ये एरर हमें हटाना पड़ेगा, वरना ऐसा नहीं है कि ऊपर का जितना पोर्शन चाहिए वो चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो जावा में ये है कि पूरा एरर फ्री होना चाहिए प्रोग्राम, तभी कंपाइल होगा। तो ये है, मतलब कंपाइल जब तुम किसी प्रोग्राम को करते हो तो उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। जबकि इंटरप्रेटर में अगर कोई एरर आ भी गया तो वो वाली लाइन नहीं चलेगी, वहाँ पर प्रोग्राम रुक जाएगा, फिर इसके नीचे का भी नहीं चलेगा। जैसे इसके नीचे और लाइन है वो भी नहीं चलेंगी, लेकिन उसके ऊपर तक का पोर्शन क्या हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये है, तो हर एक के कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है, इसलिए कई लैंग्वेज इंटरप्रेटर का यूज़ करती हैं, कई कंपाइलर का यूज़ करती हैं, लेकिन काम दोनों का सेम है। दोनों क्या करते हैं, मशीन कोड में कोड को कन्वर्ट करते हैं। अब आते हैं जावा के कंपाइलेशन प्रोसेस में। जावा का कंपाइलेशन प्रोसेस है, उसमें सबसे पहले जो हम देखो भाई
कंपाइलेशन प्रोसेस है मतलब क्या, जावा के कोड को हमें मशीन कोड बनाना है। अल्टीमेटली करना क्या है, जावा का जो मैंने प्रोग्राम लिखा होगा उसे आखिरी में कहीं ना कहीं मुझे मशीन कोड बनाना है। ये है ना भाई, जावा के जो मैंने प्रोग्राम लिखा है, जो मैंने टाइप करा है प्रोग्राम, उसको कहीं ना कहीं 0-1 की फॉर्म में लाना है जो CPU के समझ में आए। मतलब गोल तो हमारा ये है ना। अब ये होता कैसे है, क्या क्या इसमें स्टेप होते हैं वो देखते हैं। तो जो हमने जावा का प्रोग्राम लिखा है उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड, उसको हम बोलेंगे सोर्स कोड। तो प्रोग्राम कैसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है, ठीक है। ये मैंने ब्लूजे में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, ये डिस्प्ले करता है हेलो वर्ल्ड। तो इसको हम बोलेंगे सोर्स कोड। इसको हम हाई लेवल कोड भी बोल सकते हैं, हाई लेवल कोड। हाई लेवल कोड क्यों, क्योंकि जावा क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड होगा वो भी तो हाई लेवल कोड होगा, ठीक है ना। तो ये है सोर्स कोड। अब ये सोर्स कोड बहुत हाई लेवल वाला है, तो CPU के समझ में तो आएगा नहीं, हमारे समझ में आ जाएगा भले ही, लेकिन CPU के समझ में नहीं आएगा। CPU को तो एक ही चीज़ आती है, 0-1 समझ में आते हैं। तो उसके लेवल तक गिराना पड़ेगा इस कोड को, उसके लेवल तक लाना पड़ेगा। तो उसके लेवल तक जो लाता है, अब ये सीधा नहीं होता, लेकिन जो पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा लेवल इसके नीचे लाएंगे, तो वो जो काम करता है वो होता है जावा का कंपाइलर, जावा कंपाइलर। अब अभी हमने देखा था जो नॉर्मल कंपाइलर था वो इनपुट में क्या लेता था, यहाँ से सोर्स कोड लिया उसने या हाई लेवल कोड को लिया इनपुट में कंपाइलर ने, और आउटपुट में क्या दिया, मशीन कोड, ठीक है, जो नॉर्मल लैंग्वेज में होता है। जावा के अगर जावा में भी यही होगा तो फिर क्या बात है, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा है जावा में क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है जावा। और जैसे वो मशीन कोड जो बनता है वो मैंने अभी बताया था, वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होता है, भाई जिस मशीन में बन गया तो उसी मशीन में चलेगा। तो अगर ये कंपाइलर वही मशीन कोड दे देगा तो फिर जावा और बाकी लैंग्वेज में क्या अंतर होगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होगी फिर जावा, लेकिन जावा होती है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब ये कंपाइलर हमें डायरेक्ट मशीन कोड नहीं देगा। तो जो ये कंपाइलर हमें देता है वो इंटरमीडिएट कोड होता है, वो बीच का कोड होता है, उसे हम बोलते हैं बाइट कोड, ठीक है। ये बाइट कोड देता है, ये होता है इंटरमीडिएट कोड। इसने डायरेक्ट मशीन कोड नहीं दिया, क्योंकि सीधा मशीन कोड दे देगा तो फिर उसी मशीन में चलेगा। तो ये ऐसा कोड देता है जो होता है बाइट कोड। अब ये होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये जो कोड होता है ये क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब इसे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर पर डिपेंड नहीं करता। मतलब आपने ये किसी में कंपाइल करा तो आप इसे किसी और में भी चला सकते हो। अब इस पर आने से पहले एक चीज़ और जो छूट गई थी वो देख लो। जब हम सोर्स कोड लिखते हैं, जब हम जावा का प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसे डॉट जावा फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट जावा करके सेव करना पड़ता है। अब जैसे ये ब्लूजे में लिखा हुआ प्रोग्राम है, तो ब्लूजे में मैं सिर्फ फाइल का नाम देता हूँ। ब्लूजे एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम जावा के प्रोग्राम बनाते हैं, तो इसमें हम सिर्फ फाइल का, मतलब जो हमारा क्लास है उसका नाम देते हैं, और ऑटोमेटिकली वो डॉट जावा एक्सटेंशन आपके सोर्स कोड को दे देगा जब आप कंपाइल वाला बटन जो वो दिख रहा है आपको उसमें क्लिक करोगे। लेकिन अगर आप किसी टेक्स्ट एडिटर में अपना जावा का प्रोग्राम लिख रहे हो, जैसे वर्ड पैड में लिख रहे हो या नोट पैड में या किसी और में लिख रहे हो, तो आप जब फाइल को सेव करोगे तो आपको फाइल के नाम के पीछे डॉट जावा लिखना पड़ेगा। जैसे आपकी फाइल का नाम हेलो है तो आप लिखोगे हेलो डॉट जावा, ठीक है ना। ये होता है जावा एक्सटेंशन से पता चल जाता है कि ये जावा का सोर्स कोड है। जब बाइट कोड बनता है तो ऑटोमेटिकली बाइट कोड का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट क्लास होता है। मतलब जैसे आपने कोई फाइल बनाई हेलो डॉट जावा, आपने उसको कंपाइल करा, तो जहाँ पर आपकी हेलो डॉट जावा फाइल है उसी डायरेक्टरी, उसी फोल्डर में ऑटोमेटिकली एक डॉट क्लास हेलो डॉट क्लास करके फाइल बन जाएगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली हेलो डॉट क्लास करके फाइल बन जाएगी जैसे ही आप प्रोग्राम को करोगे कंपाइल, ठीक है। कंपाइल करते ही हेलो डॉट क्लास फाइल बन गई। डॉट क्लास से पता चलता है कि ये बाइट कोड है हेलो क्लास का, हेलो डॉट क्लास। तो जो ये बाइट कोड है, अभी ये है हमारा इंटरमीडिएट कोड। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था जो कंपाइलर होता था, नॉर्मल जो और लैंग्वेज की बात करो, कंपाइलर क्या लेता था, यहाँ से हाई लेवल कोड को यहाँ से लेता था, और आउटपुट में हमें क्या देता था, आउटपुट में हमें मिलता था मशीन कोड। अब जो ये मशीन कोड यहाँ से देता था, मशीन कोड ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता था। और लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता था। क्यों होता था प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, क्योंकि भाई मशीन कोड है तो वो मशीन स्पेसिफिक होगा, मतलब जिस मशीन में आप कंपाइल कर रहे हो उस मशीन पे ही चलेगा। मतलब मेरे पे अगर विंडोज़ का लैपटॉप है, किसी पे मैकबुक है, तो मैंने मैकबुक पे अगर कंपाइल करा तो मेरा मशीन कोड अलग होगा, जबकि प्रोग्राम सेम है। जो यहाँ पर हाई लेवल कोड है वो सेम है, जबकि तब भी मशीन कोड अलग बनेगा मेरे लैपटॉप में, और किसी का दूसरा लैपटॉप है, कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसका अलग बनेगा। ये और लैंग्वेज में होता था। तो यहाँ पर ध्यान दो, तो जो ये मशीन कोड बन रहा है ये मशीन डिपेंडेंट है, मतलब मशीन पर मशीन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और प्रोसेसर है उस पर डिपेंड करता है कि ये क्या बनेगा। तो ऐसी ही जब यहाँ पर, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी था। अब यहाँ पर देखो, जब ये बाइट कोड बना है तो ये भी तो किसी मशीन को देखते हुए बना होगा, बात समझ रहे हो? नहीं, देखो जब आप प्रोग्राम कंपाइल हुआ तो वो कंपाइल होने के बाद जो मशीन थी उसको देखते हुए उस मशीन
के हिसाब से बना ना, जिस मशीन पे हमने कंपाइल करा। तो ये जब जावा का कंपाइलर ने कंपाइल करा होगा बाइट कोड, तो ये भी तो किसी को देखते हुए बना होगा। मतलब जब उसे पता ही नहीं कि किसके लिए कंपाइल हो रहा, तो वो कैसे बनेगा? मतलब कोई मशीन तो होगी जिसको देखते हुए बना होगा। तो जो यहाँ पर जो मशीन होती है जिसको देखते हुए बाइट कोड बनता है, वो होती है JVM, जावा वर्चुअल मशीन। अब देखो उसके नाम में आया वर्चुअल। JVM की फुल फॉर्म होती है जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। JVM की फुल फॉर्म होती है जावा वर्चुअल मशीन। मशीन का मतलब जैसे हमारे सिस्टम हो गया, PC हो गया, तो उस तरीके की ये एक मशीन है, लेकिन ये वर्चुअल है। मतलब एक तरीके का सिस्टम की तरह ही बिहेव करेगी, एक तरीके का प्रोसेसर है ये वर्चुअल, लेकिन वर्चुअल जावा का वर्चुअल प्रोसेसर जैसा है ये। अब ये करता क्या है? मतलब देखो जो भी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है JVM। देखो जो भी बाइट कोड है वो बनता है किसको देखते हुए? JVM को। मतलब एक तरीके की वर्चुअल मशीन है तो उसके लिए बनता है बाइट कोड। जैसे और समय जो मशीन होती है उस पर जब हम कोड कंपाइल करते हैं तो उस मशीन के लिए कंपाइल होता है। तो यहाँ पर जब इसने कंपाइल करा जावा के कंपाइलर ने कोड, तो वो इस JVM के लिए कंपाइल हुआ, बाइट कोड बना जो इस JVM के लिए, मतलब ये JVM उसे चलाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये JVM जो है वर्चुअल मशीन है, ये उसे चलाएगी। अब देखो यहाँ पर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी हमें कैसे अचीव होती है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को अब ये बाइट कोड मैंने कंपाइल करा, विंडोज़ है मेरे पे लैपटॉप उस पर, अब मैं चलाना चाहता हूँ इस बाइट कोड को मैकबुक में, तो कैसे चलाऊँगा? तो इस समय ये जो JVM है ये मदद करती है। देखो कैसे होगा, अब बड़े ध्यान से देखना। ये बाइट कोड है, मान लो मैं 3 मशीन में चलाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि जावा का कोड एक में कंपाइल होकर दूसरे में चलता ही नहीं चलता। तो वो टेस्ट करने के लिए मैं 3 लैपटॉप उठा के ले आया, 3 लैपटॉप लेके आया, एक मैकबुक लेके आया, एक विंडोज़ वाला, एक लिनक्स वाला। तो यहाँ पर 3 लैपटॉप है मेरे पास। अब मैं देखता हूँ कि क्या ये बाइट की, भाई मैंने पढ़ा है कि बाइट कोड होता है इंडिपेंडेंट। अब मेरे को चेक करना है, मैंने बोला मैं टेस्ट करके देखूँगा होता ही नहीं होता। तो मैं 3 लैपटॉप लाया, एक में क्या है विंडोज़ डली हुई, एक में मैकबुक है, एक और एक में लिनक्स है। तो अब अगर मेरे को चलाना है बाइट कोड, तो देखो अगर फॉर एग्जांपल मैं विंडोज़ वाले में चलाना चाहता हूँ, तो JVM फॉर विंडोज़ मेरे पास होनी चाहिए। अभी मैं बता रहा हूँ ये सब कैसे होगा। अगर मैं मैकबुक में चलाना चाहता हूँ तो JVM फॉर मैकओएस, और अगर मैं आखिरी में चलाना चाहता हूँ लिनक्स में, तो JVM फॉर लिनक्स मेरे पास होनी चाहिए। देखो अब ये बाइट कोड बन गया था मेरा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने बाइट कोड बनाया। अब मैं इसको चलाना चाहता हूँ मैकओएस में, तो मैकओएस में चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। ये इंटरमीडिएट कोड होता है जो किसी प्लेटफॉर्म में डिपेंड नहीं करता, ये JVM के लिए बनाया है। तो यहाँ पर भी JVM है, यहाँ पर भी JVM है, यहाँ पर भी JVM है। तो ठीक है, मेरे को मैकओएस में चलाना है, तो JVM मैकओएस वाली इसको चला देगी और इसको बना देगी फाइनली मशीन कोड इसे बना दिया। अब अगर मैं नहीं चाहता कि इसे मैं मैकओएस में चलाऊँ, मैं चाहता हूँ इसे लिनक्स में चलाना, तो बिल्कुल, तो उस वाली की JVM लिनक्स वाली की इसे चला के मशीन कोड बना देगी, जो फिर मेरा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, इसने मशीन कोड बनाया, हाँ, अब ये मशीन कोड होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, क्योंकि ये फाइनल आउटपुट है। तो ये अब इस वाले पे ही चलेगा, लिनक्स पे। ये मशीन कोड मैकओएस में ही चलेगा, और ये वाला जो होगा, ये वाला मशीन कोड जो होगा फिर ये विंडोज़ में ही चलेगा। बात समझ में आ रही? तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी यहाँ तक होती है बाइट कोड तक। आखिर में जो बनता है कोड ये तो मशीन डिपेंडेंट ही होता है। ये वाला इसी मशीन पे चलेगा, ये वाला इसी मशीन पे, और ये वाला इसी मशीन पे। अब आते हैं ये जो JVM है, ये JVM कैसे आएगी? तो एक होती है जावा डेवलपमेंट किट JDK। तो जब आप JDK को इंस्टॉल करते हो ना अपने कंप्यूटर में, तो अगर आपका विंडोज़ है तो आप वेबसाइट में जाओगे, ओरेकल की वेबसाइट में जाने के बाद JDK फॉर विंडोज़ डाउनलोड करोगे, तो ऑटोमेटिकली जब JDK इंस्टॉल करोगे तो विंडोज़ में जब आप JDK इंस्टॉल कर रहे हो तो विंडोज़ वाली JVM आपके में डल जाएगी। अगर मैकबुक है तो मैकओएस के लिए JDK इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली JVM भी मैकओएस के वाली आपके में डल जाएगी। अब एक बात याद रखना, जो JVM होती है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है। तो जो ये जावा वर्चुअल मशीन है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, मतलब विंडोज़ वाले में विंडोज़ वाली डलेगी, मैकओएस में मैकओएस वाली डलेगी। तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट JVM होती है, लेकिन बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो वैसे याद रखना, सोर्स कोड को जावा का कंपाइलर क्या करेगा, बाइट कोड बनाएगा। बाइट कोड को, अब देखो बाइट कोड को अगर मेरे को विंडोज़ में करना है तो इसको भूल जाओ, इन दो को भूल जाओ। तो JVM फॉर विंडोज़ होनी चाहिए, आराम से मशीन कोड बन जाएगा विंडोज़ वाले के लिए। अगर मेरे को बाइट कोड को मैकओएस में चलाना है तो इन दो को हटा दो, तो बाइट कोड को सीधा JVM फॉर मैकओएस मशीन कोड में बना देगी, जो मैकओएस में चल जाएगा। और ऐसे अगर मेरे को बाइट कोड लिनक्स में चलाना है तो JVM फॉर लिनक्स होनी चाहिए, इन दो को हटा दो, तो लिनक्स वाली JVM आराम से उसको मशीन कोड बना देगी जो लिनक्स में चल जाएगा। अब ये तो था जावा का कंपाइलेशन प्रोसेस। अब इसके बाद जो ये JVM है, इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं जो फाइनल आउटपुट बनाती है हमारी, तो उसको देखते हैं डिटेल में वो क्या होती हैं, ठीक है। तो इतना मैं पोर्शन रख कर रहा हूँ, हम उस पर आते हैं।
तो अगर आप JVM की बात करें, JVM जावा वर्चुअल मशीन, तो इसमें दो मेन चीज़ें हैं जिन पर हमें फोकस करनी है। होने को उसमें और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें जो दो हैं उन पर ध्यान देना है। एक तो होता है इंटरप्रेटर और एक होगा इसमें JIT की फुल फॉर्म होती है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ठीक है। तो JIT कंपाइलर मतलब जस्ट इन टाइम कंपाइलर, तो ये JIT की फुल फॉर्म होती है। अब इस यहाँ पर देखते हैं काम कैसे होता था जब हमारा बाइट कोड बना। तो जब बाइट कोड हमारा बना तो बाइट कोड को JVM क्या बना रही थी, मशीन कोड बना रही थी ना। ये बाइट कोड यहाँ से JVM में जा रहा था और JVM इसे क्या बना रही थी, मशीन कोड बना रही थी। तो ये फाइनल मशीन कोड कैसे बनता है वो भी ज़रा देख लेते हैं। अब JVM में दो चीज़ें होती है, कि इंटरप्रेटर और एक JIT कंपाइलर जो मशीन कोड बनाने में हमारी मदद करेगी। अब कैसे होता है वो देखते हैं। तो जैसे बाइट कोड इसमें गया, तो बाइट कोड को हमें क्या बनाना है, मशीन कोड। तो यहाँ पर जो JIT कंपाइलर होता है ये बाइट कोड के कुछ सिलेक्टेड पोर्शन को कंपाइल करता है। जो कुछ पोर्शन होते हैं उनको JIT कंपाइलर कंपाइल करता है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको इंटरप्रेट कर देता है। समझ में आ रहा? मतलब ऐसा नहीं है कि बाइट कोड को कोई एक ही चीज़ सीधा मशीन कोड बनाती है, ऐसा नहीं होता। ये दोनों काम करते हैं, JIT कंपाइलर भी और एक इंटरप्रेटर भी। तो JIT कंपाइलर क्या करेगा, सिलेक्टेड पोर्शन, बाइट कोड के कुछ पोर्शन होते हैं जो सीधा हम कंपाइल कर सकते हैं, तो उनको सीधा कंपाइल करके सिलेक्टेड पोर्शन को एग्जीक्यूटेबल कोड बना देगा, और जो बचा हुआ पोर्शन है बाइट कोड को उसको सीधा सिंपली इंटरप्रेट कर देते हैं। तो इस तरीके से बाइट कोड तब जाके फाइनली हमारा मशीन कोड बनता है। तो आप लोगों के लिए मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, JIT कंपाइलर कंपाइल्स सिलेक्टेड पोर्शंस ऑफ बाइट कोड इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड एंड रिमेनिंग कोड इज सिंपली इंटरप्रेटेड। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हमने दो चीज़ों का यूज़ क्यों करा, इंटरप्रेटर और कंपाइलर का यूज़ क्यों करा, किसी एक ही का कर लेते हैं। तो इसके पीछे कारण ये है कि कंपाइलर की स्पीड थोड़ी तेज़ होती है, तो कुछ पोर्शन ऐसा है जो सीधा कंपाइल हो सकता है, तो उसको हम क्या करते हैं, JIT कंपाइलर से कंपाइल करवा देते हैं, ताकि जो मशीन कोड बनने में टाइम लगेगा वो कम लगे। तो बाकी का पोर्शन क्या होता है, सिंपली इंटरप्रेट हो जाता है। तो इसलिए दो का यूज़ करते हैं ताकि थोड़ा फास्ट हो जाए, थोड़ा ऑप्टिमाइज़ हो जाए। ठीक है। तो ये था इसके पीछे का कारण। तो हमने देख लिया पूरा जावा का कंपाइलेशन प्रोसेस। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो चार टर्म्स थी उनको देख लेते हैं, JDK, JVM, JRE, JIT। तो JDK की फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट। JRE की है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। JIT की है जस्ट इन टाइम कंपाइलर, और JVM की है जावा वर्चुअल मशीन। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये क्लास 9 10 में बहुत पूछ लेते हैं, ठीक है, कि ये इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, इनका यूज़ क्या होता है। तो JVM तो हमने देख लिया। JDK एक किट है, जैसे क्रिकेट की किट होती है, फुटबॉल की किट होती है, वैसे JDK जावा की किट है, जिसमें सारा सामान होता है प्रोग्राम को डेवलप करने से रन करने तक का। ठीक है। तो JDK है, JDK के अंदर JRE आती है, JDK का पार्ट है। इसमें वो सब टूल होंगे जो हमें प्रोग्राम को रन करने के लिए चाहिए होते हैं। JIT, ये तो मैंने आपको बता दिया, JVM। और इनको डिटेल में देखना तो मैंने 3 मिनट की वीडियो बना रखी है, आई बटन पर लगा दूंगा, उसको देख लेना। ये समझ में आ जाएंगे आपको JDK, JRE, JVM ये क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इस वीडियो में हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में या उसके आसपास वाली वीडियो में मैं आपके लिए जो ICSE में क्वेश्चन आए हुए हैं इन सबसे रिलेटेड वो लेके आऊँगा, उनको हम देखेंगे जल्दी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करते हुए जाना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।